हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग MAHI माही 101 में एक क्वेश्चन जो कि आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है, उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए। शांग सभ्यता के ऊपर प्रश्न आता ही आता है, चाहे तो आप जो पुराने प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो आप देख सकते हैं। तो शांग सभ्यता के बारे में पूछा गया है, जो कि चाइना की सभ्यता थी। MAHI 101 में बेसिकली 4 सभ्यता के बारे में बात की गई है, जो हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता, शांग सभ्यता और एक अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, 4 सभ्यताओं की बात की गई है इसमें। तो यहाँ पर है, शांग सभ्यता चीनी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जिसने उत्तरी और मध्य चीन क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। जहाँ पे लगेगा कि समझाना है वहाँ मैं समझा दूँगी, बाकी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा हुआ है। आगे है, यह सभ्यता चीनी सभ्यता की प्राचीनतम और प्रमुख सभ्यताओं में से एक है, जिसने उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट किया। उत्तरी और मध्य चीन क्षेत्रों में शांग सभ्यता के प्रमुख पहलुओं को विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। आगे बताया गया है बेसिकली इस शांग सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर है, भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण कैसा था शांग सभ्यता का। शांग सभ्यता उत्तरी चीन के हेनान प्रांत में स्थित रही है। ये कौन से प्रांत में है ये भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जब आप कुछ फैक्ट्स अगर पेपर में लिखते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं अच्छे मार्क्स दिलाने में। और मैंने अपने मार्क्स भी शेयर किए हुए हैं। मेरे MHI 101 में कितने मार्क्स आए थे, तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे रही हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके मेरे मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। यह क्षेत्र तटीय और नदीगामी होने के कारण कृषि और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त था। हेनान के समीप समुद्र और नदियों के किनारे की उपस्थिति ने व्यापारिक विकास को प्रोत्साहित किया। ये बात हम सभी जानते हैं, जो हमारी सभ्यताएं हुई हैं ये किसी न किसी नदी के किनारे बसी हैं, और जब नदी के किनारे है तो वहाँ पर व्यापारिक विकास को, जो व्यापार होता है वो ज़्यादा होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इसने शांग सम्राटों को संसाधनों के साथ नियोजित व्यवस्था की आवश्यकता पैदा की। यह भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उस समय शांग सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद है, इसका राजनीतिक संगठन कैसा था। शांग सभ्यता का राजनीतिक और संगठनात्मक प्रणाली की जो थी वो महत्वपूर्ण थी। यह समाज को परंपरागत तरीकों से आवश्यक सेवाएं और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता था। उसकी जो प्रणाली थी, ठीक है, तो वो उनको जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके बारे में वो उनको मदद करता था परंपरागत तरीकों से अवगत कराने में। शांग सम्राटों ने अपने साम्राज्य को प्रभुत्वपूर्ण नगरों में विभाजित किया, जो शासकीय और धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। यह संगठन समाज की विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने में मदद करता था और समाज और सभ्यता के सार्वभौमिक विकास को समर्थन देता था। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ का समाज कैसा था वो यहाँ पर बातचीत की हुई है। अब इसकी आर्थिक प्रणाली कैसी थी शांग सभ्यता की आर्थिक प्रणाली भी उसके समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, जब भी आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आई नो कि मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं कि पैराग्राफ की तरह लिखते चले जाते हैं, बट आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प होती है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लेके तो आपको हेल्पफुल रहेगा। यह व्यापार, शिल्प और कृषि के क्षेत्रों में सक्रिय थी। सोने, चांदी, तांबे और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं की खोज और खनन शांग सभ्यता के व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ठीक है, वहाँ पे खनन वगैरह भी होता था। शिल्पकला में भी वहाँ पर विकास हुआ, और सुनहली सामग्री से बने आभूषण, अस्त्रों और अन्य आवश्यक वस्त्र जो है समृद्धि का वहाँ पर प्रतीक थे। उसके बाद है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर कैसी थी। तो शांग सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर भी उत्तरी और मध्य चीन क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान छोड़ी। यह सभ्यता विभिन्न काल रूपों, शैलियों और कला विकास की प्रक्रिया को प्रकट करती थी। चांदी के पत्रक हो, मुद्राएं, मूर्तिकला और अन्य कला शांग सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
उसके बाद हमारा है धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। हमें शांग सभ्यता के बारे में बेसिकली डिफ़ाइन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो अंदर आप अपनी मर्ज़ी से बना बना के भी लिख सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। उसके बाद है धार्मिक अनुष्ठान की शांग सभ्यता के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ और पूजा कार्यक्रम क्या है आयोजित किए जाते थे, जो समाज की एकता और धार्मिक अवगति को बढ़ावा देते थे। ये जो यज्ञ और पूजा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने का क्या थे माध्यम थे, और सामाजिक संरचना को मजबूती देने में मदद करते थे। उसके बाद है यहाँ की शिक्षा और ज्ञान। तो शांग सभ्यता में शिक्षा और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा केंद्रों के रूप में विशिष्ट स्थानों पर विद्यालय और शिक्षक उपलब्ध थे, जो युवा पीढ़ी को विभिन्न कला, विज्ञान और धार्मिक ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। ज्ञान के साथ साथ यह समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब हम लास्ट में इसका समापन करेंगे, जिसका हम निष्कर्ष भी कहते हैं कि शांग सभ्यता उत्तरी और मध्य चीन के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करती थी। इस सभ्यता के प्रमुख पहलुओं ने चीनी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसकी आधुनिक सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण संरचना प्रदान की। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी की वीडियोस भी आएंगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि जिस पे मैं आंसर के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम MHI 101 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कई बार आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की ओर संक्रमण का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। संक्रमण मतलब लोकतंत्र की ओर जाना, चेंज होना एक तरीके से। तो प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की ओर संक्रमण का संक्षिप्त विवरण तो यहाँ पर है कि आंसर आप इसका किस तरीके से लिखेंगे। प्राचीन यूनान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है जहाँ लोकतंत्र का उदय हुआ, और यूनान में ही लोकतंत्र का उदय हुआ है और इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनी। अगर आपसे जनरली जो आप और भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूनान में ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है। यूनानी सभ्यता ने सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में विशेष रूप से लोकतंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया और इसके संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो यूनानी सभ्यता थी, वहाँ का समाज और राजनीतिक संरचनाओं में तो है उन्होंने विशेष रूप से लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया, और जो वहाँ पर पहले व्यवस्था थी उसे लोकतंत्र में आने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनानी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए यहाँ एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो संक्षिप्त विवरण ये है कि पूर्व प्राचीन यूनान, देखो पहले कुछ रहा होगा तभी तो संक्रमण हुआ है, मतलब चेंज हुआ है। तो पहले की व्यवस्था कैसी थी वो हम देखते हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता की शुरुआत लिखित और मौखिक परंपराओं, मिथकों और दार्शनिक विचारों से होती है, जो हमारे अपने ये सुकरात है, प्लेटो है ना, ये सब वहीं से हैं। तो मानव सोसाइटी के राजनीतिक संरचनाओं का विकास होते हुए सिखों, आयोनियंस, डोरियंस और आखेटियंस जैसे मुख्य ग्रीक जनजातियाँ यहाँ पर क्या थी, उभरी थी। यहाँ शहरी सभ्यता और नगरीय संरचना विकसित हुई, जो बाद में लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद है एथेंस, लोकतंत्र की जननी। ये वहीं का एक शहर कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं, जहाँ से जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई। एथेंस यूनान की मुख्य नगरी लोकतंत्र की उदाहरण स्वरूप जननी बनी। सन 508 ईसा पूर्व एथेंस में श्रमिकों, किसानों और व्यापारियों की सामाजिक सहमति पर आधारित सरकार बनी। तो अगर लोकतंत्र का जो है यूनान में एथेंस जो है, उसको जो एथेंस नगरी यहाँ की शहर है उसको मेन यहाँ पे माना जाता है, इसकी जननी। यहाँ पर है सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साथ साथ यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी। एथेंस में सभी योग्य नागरिकों को समान रूप से सहमति और संवाद का अधिकार था, जिसमें नीतियों और निर्णयों का निर्णय लोकतांत्रिक रूप से होता था।
होप इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये बिल्कुल आप हेडिंग्स याद कर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे है लोकतंत्र के सिद्धांत। प्राचीन यूनान में लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जैसे समानता, स्वतंत्रता और सहमति। सिद्धांतों के अनुसार सभी नागरिकों को निष्पक्षता से निर्णय लेने का अधिकार था और उनके खर्चे और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है निर्णय लिया जाता था। डेमोक्रेसी का उदय। एथेंस में लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप डेमोक्रेसी था, जिसमें सभी पात्र नागरिक निर्णय लेने के लिए योग्य थे। सामान्य सभा में नागरिकों की भागीदारी थी, जहां उन्हें निर्णयों का अधिकार था। डेमोक्रेसी ने सामाजिक विभिन्नता को भी माना और सभी क्षेत्रों के लोगों को समान अधिकार यहाँ पर दिए। उसके बाद है संकट की स्थितियों में लोकतंत्र। यूनान में लोकतंत्र को आवश्यक अवस्थाओं में बनाए रखना भी मुश्किल था। यहाँ विभिन्न युद्ध, आर्थिक संकट और सामाजिक उतार चढ़ावों के बावजूद लोकतंत्र उद्धरण हुआ और उसे एक महत्वपूर्ण जो है प्रेरणा स्रोत बना। तो यहाँ पर जो संकट की स्थितियाँ भी रही हैं तो उस टाइम पे भी लोकतंत्र वहाँ पर मौजूद था। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण क्या था? तो हालांकि यूनान में लोकतंत्र का सिद्धांत, यूनान धार्मिक दर्शनों में भी लोकतंत्र को महत्व दिया गया। धार्मिक ग्रंथों में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया और लोकतंत्र को धार्मिक दृष्टिकोण में भी समर्थन दिया गया। मतलब धार्मिक दृष्टिकोण में भी लोकतंत्र को समर्थन वहाँ पर दिया गया था। अब है लोकतंत्र का अंत। हालांकि यूनान में लोकतंत्र का सिद्धांत उसके उच्चायन के बावजूद यह धीरे धीरे कमज़ोर हुआ। आर्थिक संकट, राजनीतिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण के कारण लोकतंत्र की स्थिति जो है अधिकतर बार बार खतरे में यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समापन में लिखेंगे, प्राचीन यूनान में लोकतंत्र का संक्रमण एक दृढ़ विचारशील और सामाजिक प्रणाली की ओर महत्वपूर्ण कदम था। एथेंस की डेमोक्रेसी ने साक्षरता, स्वतंत्रता और सहमति के सिद्धांतों को प्रमोट किया और एक नई राजनीतिक प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया, जिसने आगे के समय के लिए मानव समाज को प्रभावित किया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, MHI 101 का आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। तो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में अर्थव्यवस्था और राजनीति की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो इसका हम देखेंगे आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें आपको क्या लिखना है ये हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, जिसे आधुनिकतम रूप से दक्षिणी अफ्रीका के रूप में भी जाना जाता है, यह जो है विविधता, समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा कि इस क्षेत्र की सभ्यता, अर्थव्यवस्था और राजनीति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्राचीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और चिंतन पर आधारित थी। यहाँ पशुपालन और संगठित व्यापार का विकास हुआ था। वनस्पति और जलवायु विविधता के कारण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, जलवायु ऐसी है। तो यहाँ पे जो फसलें बेसिकली उगाई जाती थी वो है गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का आदि। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते थे, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ आदि। व्यापार में भी खाद्यान्न के साथ साथ उपकरण, रत्न, मृदा और अन्य उत्पादों का व्यापार किया जाता था। अब हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में जो है सभ्यता और राजनीति का परिप्रेक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में धर्म, संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी में भी विकास हुआ है। सभ्यता के विकास और संवर्धन के साथ ही राजनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो समृद्धि को सुनिश्चित करने में मदद करता था। स्थानीय राजा और शासकों के नेतृत्व में समाज आयोजित होता था और उनका योगदान समाज के विकास में महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक संरचना हमें कैसे देखने को मिलती है। तो वो है कि दक्षिण अफ्रीका में अनेक प्राचीन समूह और समुदाय विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को अपनाते थे। स्थानीय राजाओं की सत्ता और प्रशासन में विश्वास किया जाता था और वे अपने क्षेत्र में समाज के निर्णयों का पालन करते थे। राजनीतिक प्रणालियों में अधिकारी वर्ग, पुनर्निर्वाचन और समुदाय के सदस्यों के सहयोग का सिस्टम यहाँ पर मौजूद था। अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य भी दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
समृद्ध वनस्पति और उत्पादों की विविधता के कारण व्यापारिक गतिविधियां विकसित हुई थी। सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं के आधार पर विभिन्न समुदाय अपने उत्पादों का व्यापार करते थे और व्यापारिक नेटवर्क की बनावट होती थी। विद्या और अगर शिक्षा की बात करें हम यहाँ पर, तो विद्या और शिक्षा भी दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में महत्वपूर्ण थे। गुरु शिष्य परंपरा के तहत ज्ञान का प्रचार होता था और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की जाती थी। धार्मिक ग्रंथों, कविताओं और किताबों के माध्यम से विद्या का संवर्धन किया जाता था। समाज और धर्म की अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था और धर्म भी महत्वपूर्ण थे। विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष की स्थितियों में समाज की संरचना और संगठन महत्वपूर्ण रही। धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार भी समाज को एकता और अखंडता की भावना प्रदान करते थे। बहुत आसान है, आप लोग ये वीडियो 1 से 2 बार देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं पेपर में तो आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। इसमें है, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की सभ्यता में अर्थव्यवस्था और राजनीति न केवल समृद्धि के स्रोत थे, बल्कि वे समाज, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठान की भी महत्वपूर्ण घटक थे। स्थानीय समुदाय के सहयोग और सहभागिता के साथ इस क्षेत्र ने अपनी सभ्यता को समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया। यहाँ के लोगों की कृषि, व्यापार, राजनीति और संगठन क्षमता ने उन्हें एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में अग्रसर किया। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं MHI 101 का, जो कि आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल सकता है। सामंतवाद पर प्रमुख बहसों पर एक टिप्पणी लिखो। सामंतवाद विचारों की विविधता में एकता की दिशा। प्रस्तावना में आप लोग लिखेंगे, सामंतवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने समाज, राजनीति और आर्थिक प्रभावी के कई पहलुओं को प्रभावित किया। यह एक प्रकार की समाज शास्त्रिक प्रांगण की ओर इशारा करता है, जिसमें समाज में समानता और न्याय को प्रमुख माना जाता है। सामंतवाद के अनुयायियों का मानना है कि समाज में विभिन्न वर्गों और वर्गों के बीच समानता बनाए रखने में समाज में समृद्धि और सामाजिक समरसता में वृद्धि होती है। जो सामंतवाद है, इसके जो फॉलोवर्स हैं, मतलब वो बेसिकली मानते हैं कि समाज में हर किसी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इस विचारधारा के प्रमुख अनुयायियों का कहना है कि आर्थिक समानता के साथ साथ समाज में समृद्धि और सामाजिक न्यायपूर्ण जो वितरण है उसकी आवश्यकता होती है, ताकि सभी को जो है विकास का उचित अवसर मिल सके। बेसिकली ये लोग इक्वालिटी पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मुख्य बहसों पर आपको टिप्पणी करनी है। मुख्य बहस कौन कौन सी है, तो ये इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। समता और विकास का संबंध, सामंतवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नैतिक मूल्यों को प्रमोट करना, सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य, आर्थिक उत्थान और समाज में समानता। अब यहाँ पर है समता और विकास का संबंध। सामंतवाद के प्रेरणा स्रोत मानवता के महान चिंतकों ने समानता को विकास की कुंजी माना जाता है। वे मानते हैं कि जब सभी वर्ग समान रूप से समृद्धि के लाभों का हिस्सा बनते हैं तो इससे क्या होता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समरसता पैदा होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सामंतवादिक विचारधारा यह दृष्टिकोण उचित है कि वर्गात्मक असमानता और दुर्बलता केवल कुछ व्यक्तियों को ही नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो बेसिकली सभी को क्या है कि इक्वली जो है अधिकार क्षेत्र दिए जाने चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर इनकी एक बहस है, नैतिक मूल्यों को प्रमोट करना। सामंतवाद का महत्वपूर्ण पहलू है, उनका यह मानना है कि समाज में समानता को बढ़ावा देने से क्या होगा, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, नैतिक मूल्य बढ़ेंगे। यह एक प्रकार की सहमति है कि आर्थिक समानता से ही सभी मौलिक अधिकारों का पालन किया जा सकता है, जो न्यायपूर्ण और नैतिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। आर्थिक उत्थान और समाज में समानता। सामंतवाद के प्रेरणा स्रोत यह बताते हैं कि आर्थिक समानता के बिना विकास संभव नहीं है। उनका मानना है कि अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो कुछ वर्ग समृद्धि के लाभों का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, मतलब कुछ ही के हाथ में जो है रहेगी आर्थिक जो है शक्ति, बल्कि दूसरे जो वर्ग हैं वो निराशा में डूब जाएंगे। सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य,
हाल के समय में सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व भर में असमानता, गरीबी और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ बढ़ी है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति के साथ साथ आने वाली नौकरियों में कमी ने आर्थिक समानता के मुद्दे को भी गंभीर बना दिया है। उसके बाद है सामंतवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कुछ विचारधाराएं सामंतवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मानती हैं, क्योंकि वे मानती है कि यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंध डाल सकता है। अगर आप हर क्षेत्र में सभी को समानता देंगे तो उनको लगता है कि इससे जो है अगर कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लग सकता है और आर्थिक उत्थान को, जो हमारी इकोनॉमी के लिए जो प्रगति होती है, उसको रोक सकता है। उनका यह दावा होता है कि यदि सभी को समान रूप से आर्थिक लाभ नहीं मिलता है तो कुछ लोगों को आर्थिक बल का उपयोग करके विशेष अधिकार प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। देन उसके बाद हमारा है इसका समाधान क्या है। सामंतवाद के मुख्य सिद्धांतों के प्रति समृद्धि समाज के दिशा में कई संभावनाएं पैदा करती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी है। यह बहुत आवश्यक है कि हम इन चुनौतियों का समान रूप से सामना करें और उन्हें हल करने के तरीके भी ढूंढें। तो यहाँ पर है आप किस तरीके से हम इसका समाधान कर सकते हैं, वो है आर्थिक समानता की व्यवस्था। आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए सशक्त नीतियों की आवश्यकता होती है। सरकारों की आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सार्वजनिक और आर्थिक उपायों को मिलकर ढूंढने की आवश्यकता है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व तो हर क्षेत्र में है। आप किसी भी क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो एजुकेशन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टूल है, और इसमें है कि शिक्षा आर्थिक समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विभाजन को कम किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सभी को उचित अवसर प्रदान कर सकती है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। यह सामंतवाद के माध्यम से आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा। उसके बाद है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं, ताकि लोग आर्थिक समानता के महत्व को समझ सके और उचित इसकी दिशा में कदम उठाए जा सके। अब हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। सामंतवाद का विषय व्यापक है और इस पर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। आदर्श स्थिति में सामंतवाद समाज में समानता, न्याय और समरसता की संरचना को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। सामंतवाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। हालांकि इसके जो है प्रत्येक सिद्धांत के पीछे छुपे चुनौतियों को समझना भी जरूरी है और यही समाधान तलाशना होगा। सामंतवाद की अद्भुत विचारधारा को समझकर हम समृद्धि, सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, MHI 101 इग्नू से अगर आप MA हिस्ट्री कर रहे हैं और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। पुर्तगाली व्यापार ने भारतीय विदेशी व्यापार को कैसे प्रभावित किया। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जब जो है पूरा कोर्स चेंज होने के बाद सेमेस्टर वाइज इसको बनाने के बाद जो ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं कि भारत के समुद्री व्यापार का आपको जो है विवरण देना है, और जो पुर्तगाली व्यापारी थे उन्होंने भारतीय विदेशी व्यापार को जो है कैसे प्रभावित किया। तो भारत के समुद्री व्यापार का विवरण हम लोग पहले देंगे। भारत एक समृद्ध सागरीय देश है जिसका इतिहास समुद्री व्यापार के आदान प्रदान से भरपूर है। समुद्री व्यापार के माध्यम से भारत ने सदियों तक विश्व भर में अपने साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म और वाणिज्य गतिविधियों का प्रसार किया है। भारत के समुद्री व्यापार का जो इतिहास है वो विभिन्न संयंत्रों के विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों की दिशाओं को प्रकट करता है। प्राचीन काल में भारतीय समुद्री व्यापार की मूलभूत शैली धार्मिक और वाणिज्यिक संबंधों पर आधारित थी। भारत ने विभिन्न पश्चिमी और पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापारिक आदान प्रदान किए, जिससे सुलेमानी राजपथ, रोम मिल आदि का निर्माण हुआ। गुप्त राजवंश के समय में भारतीय समुद्री व्यापार ने भूमंडलीय व्यापारिक संबंधों का पुनरारंभ किया और उत्तरी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका आदि के साथ मिलकर जो है व्यापार किया। पहले प्राचीन काल की बात हुई। अब मध्यकाल में जो क्या था, तो मध्यकाल में भारतीय समुद्री व्यापार ने अपनी महत्वपूर्णता बढ़ाई। मुगल साम्राज्य के दौरान भारत ने अरेबियन सागर के व्यापार अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाए, जिनसे धन, संस्कृति, भाषा और धर्म का आदान प्रदान हुआ।
इस दौरान भारतीय समुद्री व्यापार के केंद्र नगर सूरत, कालीकट आदि थे जो समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब है पुर्तगाली व्यापार का प्रभाव। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा भारतीय समुद्री व्यापार को नए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कील कलहोश को पार करते हुए अरब सागर में भारतीय समुद्री मार्गों की खोज की और वस्तुओं की खोज के लिए यात्रियों को प्रेरित किया। यह पुर्तगाली व्यापारिक संबंधों के नए संभावित मार्गों की खोज थी जो भारत और यूरोप के बीच संवाद को बढ़ा सकते थे। 1498 में वास्को द गामा ने कालीकट पहुंचकर भारत में नवीनतम समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे यूरोप से भारत तक की सीधी संचार जो है बन सकती थी। इससे पुर्तगाली व्यापार और वस्त्र विपणन में वृद्धि हुई और उन्होंने भारतीय समुद्री व्यापार के परिप्रेक्ष्य में नए संभावनाओं को खोजना शुरू किया। उसके बाद ये है कि पुर्तगाली व्यापार ने भारतीय विदेशी व्यापार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया। कैसे कैसे प्रभावित किया? नए वस्त्र और वस्त्र संबंध, कृषि उत्पादों का निर्यात, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, समुद्री मार्गों का पुनर्निर्माण, कला और विज्ञान में आदान प्रदान। अब यहाँ पर है, इसको डिफाइन किया हुआ है, नए वस्त्र और वस्त्र संबंध। पुर्तगाली व्यापारी भारत से वस्त्र, मसाले, आभूषण आदि की खरीदारी करने लगे जिन्हें यूरोप में लाकर बेचा जाता था। इससे भारतीय वस्त्र और वस्त्र उत्पादों का विदेशों में प्रसार हुआ। कृषि उत्पादों का निर्यात। पुर्तगाली व्यापारी भारत से मसाले, फल आदि की खरीदारी करके यूरोप ले जाते थे। इससे भारतीय कृषि उत्पादों का विदेशों में प्रसार हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। पुर्तगाली यात्री भारत में पहुंचकर कई स्थानों पर क्रिस्तिया का प्रचार किया और कई स्थलों पर उन्होंने गिरजाघर बनाए। समुद्री मार्गों का पुनर्निर्माण। पुर्तगाली व्यापारियों ने नए समुद्री मार्ग खोजकर भारत से यूरोप तक की सीधी संचार की संभावना खोली। कला और विज्ञान में आदान प्रदान। पुर्तगाली यात्रियों ने भारतीय कला, विज्ञान, गणित आदि को अपने साथ ले जाकर यूरोप में प्रसारित किया। और उसके बाद ये हमारा कंक्लूजन है कि पुर्तगाली व्यापारी वस्त्र, खाद्य, धर्म और संस्कृति के माध्यम से भारतीय समुद्री व्यापार को प्रभावित किया, जिससे विश्व भर में नए संबंध और संवाद के मार्ग खुल गए। इस प्रकार पुर्तगाली व्यापार ने भारतीय समुद्री व्यापार को नए दिशा निर्देश दिए और व्यापारिक विकास को गति दी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू।